हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। सीएपीएफ एसी 2021 के जो कैंडिडेट एपीआर हो रहे हैं, तो उनको लिए फिर से हम जो आर्गुमेंट राइटिंग है उसका इंट्रोडक्शन आपको देते हैं, बेसिक्स आपके कुछ चीज़ें बताते हैं। ऑलरेडी मैं बहुत सारी चीज़ें उस पर डिस्कस कर चुका हूँ, आर्गुमेंट राइटिंग ऑल थिंग्स पे। लेकिन एक टॉपिक के थ्रू आपको एक टॉपिक आज मैं डिस्कस करूंगा, एक सैम्पल सॉल्यूशन आपको यहाँ प्रोवाइड कराऊंगा कि यस यू कैन राइट इन दिस फॉर्म। तो देखो, यदि आप आर्गुमेंट राइटिंग देखते हो तो आर्गुमेंट राइटिंग एक्चुअली क्या है। आर्गुमेंट राइटिंग में आपको दिए हुए टॉपिक पे फॉर एंड अगेंस्ट जो टॉपिक है उसको जस्टिफाई करना है एक बार, और एक बार जो है उस टॉपिक के अपोजिट में लिखना है जो टॉपिक दिया हुआ है। हमें सबसे बड़ी ध्यान ये देनी होती है कि देयर इज डिफरेंस बिटवीन एसे एंड आर्गुमेंट राइटिंग। कंटेंट देखोगे कि आप शायद कंटेंट का वो लिख सकते हो, कंटेंट वाइज वही चीजें रहेगी। कंटेंट वाइज मैं समझता हूँ कि जो बेसिक आइडियाज है वो ऐसे आर्गुमेंट राइटिंग रिपोर्ट राइटिंग में बेसिक आइडिया में डिफरेंस नहीं है, राइटिंग स्टाइल में डिफरेंस है। आप जब ऐसे देखते हो तो ऐसे में क्या है, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी एंड कंक्लूजन। आर्गुमेंट राइटिंग में क्या होता है, जो टॉपिक है पहले उसको पकड़ो कि यस फोर में करना है कि जस्टिफाई करना है कि जो बोला है एकदम एकदम बिल्कुल सही बोला है। ये आपको मानना है कि जो बोला फोर में ये सोचना है कि सोचना आपको है कि जो इसने बोला है वो एकदम टोटली सही है। पहला बात, जब अगेंस्ट में बोलते हो तो बोला एकदम आपने झूठ बोला है। इस ढंग से आपको लेमैन में समझना है कि जो चीज को बोला गया है वो उसको फोर में एकदम जस्टिफाई कर देना है वैलिड पॉइंट के तौर पे। जैसे आप पॉलिटिशियंस के तौर पे लो कि कोई भी पॉलिटिशियंस होते हैं, तो जब मान के चलो कि अभी वैक्सीन ड्राइव चल रहा है, तो अब क्या है, पार्टी वाले बोलेंगे एकदम हमारे प्रयास से जो है वैक्सीन बहुत जल्दी आ गया, बहुत किफायती रेट पे आ गया, ये सारी चीजें आ गई। अपोजिशन वाले क्या बोलेंगे कि हम पावर में होते तो इतना टाइम नहीं लगता, और वैक्सीन की प्राइस जो है इतनी ज्यादा भारत जैसे गरीब देशों में ये काफी कॉस्टली है। तो एक तरह से चीजें सेम है, लेकिन आपको फोर में लिखना है अगेंस्ट में। लेकिन आपको एज ए पॉलिटिशियन के तौर पे नहीं जाना है, आपको एज ए सिविल सर्विसेज यूपीएससी एस्पिरेंट्स के तौर पे आपको लिखना है ये वैलिड जस्टिफिकेशन। देखो, जो फॉर्मेट है आइदर इस वे में लिख सकते हो कि आप फोर पहले लिख लो, फिर वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, इस टॉप ये फोर में यस, ये अगेंस्ट, फोर वन अगेंस्ट वन, फोर वन अगेंस्ट वन, इस ढंग से लिख सकते हो। अब देखो, ये चीजें जो होती है कि इस फॉर्मेट में नॉर्मली है, इस फॉर्मेट में लिखोगे तो एक चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ऐसा आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि ये पॉइंट जो लिखे हो यहां अगेंस्ट में लिखोगे उसके, ये उसके अगेंस्ट में, यहां जो लिखे हो उसके अगेंस्ट में। इस फॉर्मेट में आपको चलना है, और इसमें जब आप करते हो तो दोनों साइड आपको इक्वल नंबर ऑफ पॉइंट्स रखने चाहिए। ये सजेशंस है। एक जो दूसरा फॉर्मेट है उसमें एज सच नहीं है कि उसका धूर अपोजिट जो है पोल अपार्ट उसमें लिखना है, नहीं। उसमें आपको, मैं समझता हूं, मैं सेकंड वाले फॉर्मेट को प्रीफर करता हूं। उसमें आपके पास मोर फ्लेक्सिबिलिटी होती है। इसमें कहीं ना कहीं आपके पास, मैं समझता हूं मेरे अनुसार, आपके पास रेस्ट्रिक्शंस है। रेस्ट्रिक्शंस इन द सेंस कि आपको जो पॉइंट, एक तरह से नंबर जितने आप लिख रहे हो, यदि इधर फोर लिख रहे हो तो इधर भी आपको फोर लिखना चाहिए। इधर जो नंबर वन में जो पॉइंट लिखे हो उसके अपोजिट पॉइंट में वहां लिखो। ये जैसे जो बचपन में आप देखते थे कि मान लीजिए सदिश राशि क्या है और अदिश राशि क्या है, यानी वेक्टर क्या है और स्केलर क्वांटिटी क्या है, डिफरेंस आपको ये करना था। यानी कि जो भी है एक आप उसका इस तरफ लिखोगे, उसके अपोजिट आपको इधर लिखना है। तो इस फॉर्मेट में ये होता है। तो इसमें ये करना है कि आप यहाँ नंबर वन, यहाँ फिर आपको नंबर वन देना है, यहाँ नंबर टू, यहाँ नंबर टू। तो जनरली इसमें यही कोशिश होता है कि आप यहाँ जो पॉइंट लिखे हो इसके अपोजिट यहाँ लिखो। तो इसमें मैं समझता हूँ कि देर इज मोर रेस्ट्रिक्शंस कि आपको इसमें फॉलो करना चाहिए। एक दूसरा ये फॉर्मेट है, दूसरा फॉर्मेट है फोर में पहले लिख लो। इसमें नंबरिंग देने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। इनफैक्ट नंबरिंग आप कर देते हो तो वो गलत है, सच नहीं होगा। लेकिन मैं समझता हूं कि नंबरिंग करो या ना करो इसमें कोई अंतर नहीं पड़ता है। आप इसमें नंबरिंग दो, या मैं नंबरिंग नहीं करता हूं, मैं ऐसे ही लिखता हूं पैराग्राफ में। आप यस वन टू थ्री फोर पैराग्राफ आप लिख दो, आइडिया मेन मायने रखता है। अब देखो, जब यूपीएससी का आप पेपर देखोगे
तो जो आपका आर्गुमेंट राइटिंग है, वो कब से इंट्रोड्यूस किया गया? आर्गुमेंट राइटिंग 2011 में असिस्टेंट कमांडेंट में एसी एग्ज़ाम में 2011 से इंट्रोड्यूस किया गया। असिस्टेंट कमांडेंट का एग्ज़ाम जो है यूपीएससी 2005 से ले रही है। 2005 के पहले जो है सेंट्रल पुलिस फ़ोर्स ऑर्गेनाइज़ेशन का जो अलग एग्ज़ाम होता था सेंट्रल पुलिस फ़ोर्स, जैसे अभी आज के डेट में एसएससी जो लेती है ना आपके लिए, जो इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर का डायरेक्ट बहाली नहीं होता है ये में सेंट्रल आर्म पुलिस फ़ोर्स में सब इंस्पेक्टर का बहाली होता है, एसआई का बहाली होता है। और इंस्पेक्टर वगैरह का जो डिफरेंट डिपार्टमेंट में पोस्ट होते हैं, लेकिन जो आपके पुलिस फ़ोर्स में, सेंट्रल पुलिस फ़ोर्स में और या स्टेट पुलिस में भी देखोगे एसआई का वैकेंसी आता है, एसआई का डायरेक्ट होता है, ठीक है? या तो कांस्टेबल में आदमी जाते हैं या फिर एसआई वगैरह में जाते हैं या फिर असिस्टेंट कमांडेंट। तो लेकिन पहले जो था, अभी भी जैसे जो सेंट्रल पुलिस का जो होता है रिक्रूटमेंट एसएससी के द्वारा होता है, और जवान वगैरह का डिफरेंट तरीका है, उसका अपना फ़ोर्स करती है, रिक्रूटमेंट निकालती है। लेकिन जो असिस्टेंट कमांडेंट है, तो 2005 के पहले तक सेम सिचुएशन था कि उसके लिए डिफरेंट ऑर्गेनाइज़ेशंस के थ्रू किया जाता था। अब देखो उसमें कुछ जैसे सीआईएसएफ का असिस्टेंट कमांडेंट जो था वो यूपीएससी सिविल सर्विसेज के द्वारा किया जाता था, लेकिन 2005 से डेडिकेटेड यूपीएससी ने सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस का वैकेंसी निकालना शुरू किया। तो इनिशियली देखोगे कि जो आर्गुमेंट राइटिंग था शुरू में नहीं था। आर्गुमेंट राइटिंग फर्स्ट टाइम 2011 में इंट्रोड्यूस किया गया, और 2011 और 2012 दो ईयर में जो था, दो टॉपिक आपको पूछा जाता था, लेकिन सिर्फ 75 वर्ड्स में आपको आर्गुमेंट लिखना। एक आर्गुमेंट 75 वर्ड्स में कुछ भी नहीं है, एक तरह से होता है, बस पॉइंट में 2-3 गो बस पॉइंट लिखना है, एक्सप्लेन उसको नहीं करना है, एक तरह से पॉइंट में आपको लिखना है, जैसे बचपन में जो लिखते थे उस ढंग से। तो 2 टॉपिक 75 वर्ड्स ईच, यानी 150 वर्ड्स में दोनों। तो आपका मार्क्स भी था 5 इंटू 2, 10 मार्क्स का ही। अब 2013 से आप देखोगे, 2013 से दे रहे हैं, 2013 से 2015 तक इनफैक्ट देखोगे, तो उसमें क्या था कि जो टॉपिक 2 है, लेकिन वो लिखे हुए हैं कि 300 वर्ड्स ईच में लिखना है, और मार्क्स जो आपका है 20 इंटू 2 यानी 40। लेकिन 2016 ऑनवर्ड से मार्क्स तो सेम रह गया, टॉपिक सेम 2 रह गया, लेकिन इन्होंने क्या किया कि जहां 300 वर्ड्स जो लिखते थे 2013 से 15 में, वर्ड्स लिखना इन्होंने बंद कर दिया, कि कितने शब्द में लिखना है ये अब नहीं लिखते हैं। तो जब कितने शब्द में लिखना है ये नहीं लिखते हैं, तो आपके पास 2016 से जो 2016, 17, 18, 19, 20 ये सारे का पेपर जब आप देखोगे, तो इसमें वर्ड्स काउंट नहीं है। लेकिन 2013 से 15 तक देखोगे तो वर्ड काउंट्स दिए रहते हैं कि 300 वर्ड्स अप्रॉक्स में लिखना है। लेकिन ऐसे में अभी भी देखोगे 300 वर्ड्स अप्रॉक्स दिए रहते हैं, रिपोर्ट राइटिंग में आपके 200 वर्ड्स दिए हुए रहते हैं। तो जहां वर्ड्स काउंट नहीं दिया हुआ, तो मोर फ्लेक्सिबिलिटी है। उसके बाद देखो, इस फॉर्मेट में जब आप लिखते हो तो एडवांटेज इसमें क्या है कि हो सकता है इसमें आपको 3 ही पॉइंट मिले, आप 3 पैराग्राफ ही लिखे, इसमें 4 मिल गया, या किसी में इसमें 4 मिल गया, इसमें 3 मिल गया। तो ये वाला फॉर्मेट में मैं समझता हूं कि मोर फ्लेक्सिबिलिटी है, और बेटर है कि इसको फॉलो करो तो ज्यादा सही है। अब प्रश्न ये उठता है कि आर्गुमेंट राइटिंग क्यों पूछा जाता है? आर्गुमेंट राइटिंग इस वजह से पूछा जाता है कि किसी भी चीज में मान के चलो कि एज ए असिस्टेंट कमांडेंट या फिर कंपनी कमांडर, जो भी आप ड्यूटी में जाते हो, और फिर कोई ऑपरेशन करना है कुछ चीज़ों को, तो यदि आप आर्गुमेंट डेवलप करने का हैबिट जानते हो, देखो यहाँ फोर्स में जो होता है चेन ऑफ कमांड होता है, कि आपके ऑफिसर ने बोला कि यस गो देयर, यू आर नॉट सपोज टू आस्क द क्वेश्चन। लेकिन ऑब्वियसली हमेशा ऐसा नहीं होना ना कि जो टेररिस्ट हैं या माओइस्ट हैं, इंसर्जेंट्स हैं, तो ऐसे बोलेंगे कि चलो जाओ बिना ये वो मूवी नहीं है, ये रियल लाइफ होता है। तो रियल लाइफ में जब आप प्लान बनाते हो, तो जब आर्गुमेंट आपको डेवलप करने का हैबिट होता है, तो उसमें से डिफरेंट आपको अल्टरनेटिव्स मिलते हैं कि यस ये हो सकता है। दूसरा आर्गुमेंट बोलेगा कि नहीं, दूसरा जो पक्ष है, मान के चलो कि यहाँ पक्ष विपक्ष उस ढंग से डिबेट नहीं, लेकिन जब ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन है कि देखो एक पॉइंट ये भी हो सकता है, लेकिन हम उसको अदर वे राउंड जो कहते हैं ना, कि इन अदर वे राउंड इफ वी थिंक, तो हम अदर तरीके से सोचते हैं, तो वो दूसरा तरीका भी हो सकता है। तो इसका मेन मकसद यही होता है कि आप आर्गुमेंट डेवलप करो। तो ये 2011 से स्टार्ट होता है, 2011 में इंट्रोड्यूस किया गया, और 2011 इन 12 में देखोगे 75 वर्ड्स में लिखने होते थे, लेकिन 2013 ऑनवर्ड्स जो है 300 वर्ड्स में, तो 16 से वर्ड्स नहीं देते हैं, लेकिन अप्रोक्सीमेटली यही माना जाता है। तो इसमें एक हम टॉपिक देखते हैं कि राइज ऑफ मटेरियलिज्म लीड्स टू इरोजन ऑफ वैल्यू। हाउएवर देखो जाए तो ये एक पेरेनियल टॉपिक होता है, ये इसमें देखो एक और चीज हम हमेशा बोलता हूं मैं, और उसको हमेशा ध्यान रखना, ठीक है, कि
सो आप कोई भी टॉपिक करते हो तो इस तरीके का हैबिट डेवलप करो कि आप इंटीग्रेटेड अप्रोच में, कि कोई टॉपिक का प्रिपरेशन कर रहे हो तो स्पेशल आपको आर्गुमेंट राइटिंग के पर्पज से नहीं प्रिपेयर करना है। कोई भी टॉपिक को रिपोर्ट राइटिंग के पर्पज से स्पेशल नहीं प्रिपेयर करना है। ऐसे के पर्पज से स्पेशल नहीं, उसको तीनों को देखना है कि हो सकता है सेम टॉपिक पे हमको आर्गुमेंट लिखना आ जाए, सेम टॉपिक पे हमें ये हमने देखा है कि जो हम कंडक्ट करा रहे हैं डिफरेंट ईयर्स में टेस्ट, 2018, 19, 20, ये 3 इयर्स में हमने ऑर्गेनाइज़ तरीके से टेस्ट सीरीज कंडक्ट किया। 2021 ये हम 4th ईयर कंसेक्यूटिवली टेस्ट कंडक्ट करवा रहे हैं, अब स्टार्ट कर रहे हैं। तो उसमें देखोगे कि हम देखते हैं कि बहुत सारे टॉपिक जो हमने एसे में पूछा, वो हो सकता है आर्गुमेंट में पूछ रहे हैं। अब एग्ज़ैक्ट एज़ सच क्वेश्चन नहीं पूछते हैं कि जो मैंने पूछा, अब एज़ सच पूछ दिए। सम टाइम बस वो होता है कि लेकिन अदरवाइज क्या होता है कि रिलेटेड टॉपिक वो पूछ रहे हैं। तो आप इंटीग्रेटेड अप्रोच रखोगे तब आपका जो है वो बनेगा। और देखो एक आर्गुमेंट में ये चीज ध्यान रखना, जो टॉपिक दिया हुआ है उसके टॉपिक के पॉजिटिव और निगेटिव को हमको नहीं सोचना। सम टाइम कैंडिडेट्स क्या होते हैं कि देखते हैं कि अच्छा ये टॉपिक कोई भी है तो इसका पॉजिटिव क्या होगा, निगेटिव। हमें पॉजिटिव निगेटिव हम सोचने के लिए इसी चक्कर में बहुत बार क्या होता है कैंडिडेट उल्टा लिख देते हैं। जो एक्चुअली उनको फोर में लिखना है वो अगेंस्ट में लिख देते हैं, जो अगेंस्ट में लिखना है वो फोर में लिख देते हैं। आप ये ध्यान रखना है आपको कि फॉर और अगेंस्ट का मतलब है जो टॉपिक दिया हुआ है उसको हम फॉर में लिखना है कि राइज ऑफ मटेरियलिज्म लीड्स टू इरोजन ऑफ वैल्यूज, यानी कि जो मटेरियलिस्टिक जो एप्टीट्यूड है, एटीट्यूड है हमारा, जो है वो उसमें से क्या करता है कि वो वैल्यू को इरोड करता है, इरोजन उसको उससे होता है। अब इसको फोर में लिखना है तो इसका मतलब यस कि राइज ऑफ मटेरियलिज्म उस कॉज करता है। तो अब देखो इसमें सॉल्यूशन देखते हैं। Nowadays, more and more people are changing towards acquiring more wealth, either to enjoy luxurious life और टू शो अदर्स देयर माइट। सम टाइम क्या होता है ना कि कुछ लोग जो होते हैं कि लग्जरी लाइफ को जीने के लिए जो मटेरियलिस्टिक जो है एप्टीट्यूड अपनाते हैं, एटीट्यूड अपनाते हैं, मटेरियल मटेरियल वेल्थ जो है एक्वायर करते हैं। एक तो कि लग्जरी से जीने के लिए, और दूसरा होते हैं कि अपना शो करने के लिए। बहुत बार क्या होता है ना कि एक आदमी के पास एक कार होता है, एक कार से भी काम चल सकता है, लेकिन पड़ोसी ने एक कार ले आया तो ये दो कार ले आते हैं, पड़ोसी ने 3 लाख का लाया तो ये 15 लाख का। तो सम टाइम आदमी दूसरे को शो करने के लिए उस चीज को एक्वायर करता है, और एक होता है इंजॉय करने के लिए। This led to a situation where there are few who have much more than what they require, and a large section do not have enough to fulfill the basic needs of life. Okay, everywhere people are in just rat race to acquire more and more money at the cost of many those who are struggling for basic necessities of life. This can be seen from the fact that many laborer classes of people are going to their home on foot or bicycle or rickshaw, and in order many आर डाइंग। देखो कोविड-19 पैंडेमिक के ड्यूरेशन में जो क्या हुआ कि किसी के पास बहुत अधिक है वो आराम से, लेकिन कुछ लोग क्या हैं कि उनके पास उतने भी नहीं है जो कि वो अफोर्ड कर सकें व्हीकल्स और ये, और वो अपना या तो पैदल जा रहे हैं या बाइसिकल रिक्शा, और उसके चक्कर में बहुत लोग मर गए। Substantial evidence shows that people who place a relatively high priority on materialistic value or goals consume more products and incur more debt, have lower quality interpersonal relationship, act in more ecologically destructive way, have adverse work and educational motivation, and report lower personal and physical well-being। ठीक है, एवरीवेयर देयर इज करप्शन इन पब्लिक लाइफ, फ्रॉम बेसिक नीड्स टू अदर सर्विसेज इन पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर, पुअर पीपल आर नॉट एबल टू हैव देयर ड्यू विच दे डिजर्व। तो ये क्या है, मोरल वैल्यू को ये डिक्लाइन कर रहा है। जो मटेरियलिस्टिक अप्रोच है वो कहीं ना कहीं ये डिक्लाइन ये कर रहा है, जो मोरल वैल्यू है उसको ये डिक्रीज कर रहा है। तो ये हमने सपोज 4 पैराग्राफ हमने लिखा, 4 पॉइंट्स। अब देखो इसको पॉइंट नंबर 1 2 3 4 भी कर सकते थे, लेकिन इन सिंपली हमने इस पॉइंट में लिख दिया। अब देखो इसमें भी हमने 4 को लिखा, अगेंस्ट है, अगेंस्ट का मतलब है कि ऐसा नहीं है। इट इज रॉन्ग टू थिंक दैट एनी एंड ऑल मटेरियलिज्म लीड्स टू distraction or erosion of value. Human animals need things to survive and provide the best possible life for their family. So, like most things, it is about balance and moderation. Okay. Rich persons of our time, like Bill Gates, Warren Buffett, Ajit Premji, Shiv Nadar,
आर डोनेटिंग ह्यूज सम्स ऑफ मनी फॉर द नीडी पीपल। अब देखो, ए लॉट ऑफ पीपल हैं जो कि डोनेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन ए लॉट ऑफ पीपल हमारे सामने है एग्जांपल्स, बिल गेट्स, बैरन बफेट, अजीम प्रेमजी, शिव नाडार, ऐसे ये नंबर ऑफ पीपल हैं जो अपना ह्यूज सम्स ऑफ अमाउंट जो है वो डोनेट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि लोगों का कल्याण हो। तो पैसे इनके मोरल वैल्यू को डिग्रेड नहीं कर रहा है, पैसे जो है इनके मोरल वैल्यू को ऊपर उठा रहा है। इनके पास अधिक हो रहा है तो अधिक डोनेट कर रहे हैं, जितना अधिक है उतना अधिक डोनेट कर रहे हैं। Many NGOs and individuals are coming forward to help the needy. We can see in many religious places, even very rich persons are not only donating huge sums of money, but also serving the poor from their own hands. आप कभी अमृतसर जाना, कभी गुरुद्वारे वगैरह में जाना, अमृतसर वगैरह में बड़े-बड़े लोग जो ऑलरेडी बहुत रिच पीपल है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ मनी से ही नहीं डोनेट कर रहे हैं, वो सिर्फ़ वो फिज़िकल वर्क भी कर रहे हैं, वहाँ जाकर के आपके जूठे थाली को साफ़ कर रहे हैं, आपके जूते को प्रॉपर तरीक़ा से ऑर्गेनाइज़ ढंग से रख रहे हैं, सारी चीज़ों को कर रहे हैं, प्रसाद बना रहे हैं, सारी चीज़ों को कर रहे हैं। It is not wrong for those who are poor to acquire wealth. Those who have very less many times are not able to serve the others due to other commitments of life. In that case, we cannot say in general value is being eroded. देखो बहुत बार क्या होता है कि कुछ आदमी डोनेट नहीं करता है। क्यों? क्योंकि वो शायद जस्ट इमेजिन करो कि कोई आदमी 500 कमा रहा है, कोई आदमी 300 कमा रहा है। हो सकता है 300 वाला पर्सन डोनेट कर रहा हो, 500 अर्न करने वाला डोनेट नहीं कर रहा है। इसका ये मतलब नहीं है कि इसका मोरल वैल्यू कम है। हो सकता है उसकी ज़रूरतें शायद 500 में भी पूरा ना हो रहा हो सकता है उसको बच्चों को पढ़ाने की उससे ज़रूरत हो सकता है उसकी घर में कोई बीमार हो या किसी से वो कर्ज लिया हुआ है तो पहले वो उस चीज़ को चुकाएगा। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो वैल्यू को डिग्रेड कर रहा है। तो देखो, टॉपिक सेम है, लेकिन हमें जो भी है, हमको दोनों पक्ष में लिखना है। हमें एट द सेम टाइम जो है जस्टिफ़ाई करना है कि 4 भी सही है, ये भी जो अटल बिहारी वाजपेयी वाले ये अपना कि सोनिया जी कहती हैं ये है, तो बोला वो भी सही है, तो आप कहते हैं ये, तो बोला मैं भी सही हूँ। तो एक तरह से इस चीज़ का कि वो भी सही और ये भी सही, एक बार आपको उस पॉइंट ऑफ व्यू में तो आपको सबसे पहले टॉपिक को देखना है कि यस क्या टॉपिक कह रहा है। 4 में हमेशा ध्यान रखो, पॉजिटिव और नेगेटिव से हमें नहीं जाना है, ठीक है? अब जो यदि ये रहता कि ये इसी टॉपिक को आप उलट करके देखो, राइज ऑफ मटेरियलिज्म लीड्स टू इरोजन ऑफ वैल्यू। इसका मतलब है ये है कि अब ये रहता राइज ऑफ मटेरियलिज्म डजंट मीन इरोजन ऑफ वैल्यू। सपोज ये रहता आपका कि राइज ऑफ मटेरियलिज्म डजंट मीन टू इरोजन ऑफ वैल्यू। तो इसमें 4 में आपको उस चीज को जस्टिफाई करना था। हमेशा ध्यान रखना पॉजिटिव और निगेटिव में हमें नहीं जाना है। लॉट ऑफ कैंडिडेट जो होते हैं पॉजिटिव और निगेटिव में चले जाते हैं, तो आपको पॉजिटिव और निगेटिव में नहीं जाना। जो टॉपिक दिया हुआ है एज सच उसको प्रेजेंट करना है 4 में, उसके अपोजिट अगेंस्ट में। एक और चीज, बहुत सारे कैंडिडेट को ये रहता है कि क्या हम कंक्लूजन दें। कंक्लूजन के लिए बहुत सारे लोग कंसेस रहते हैं और बहुत सारे लोग देते भी हैं। हमारे टेस्ट में भी हम देखते हैं कंक्लूजन देते भी हैं कैंडिडेट। कंक्लूजन देना इस वजह से मैं जरूरी नहीं समझता हूं और इनफैक्ट नहीं देना चाहिए कि देखो ए से आपको पास ऑलरेडी 4 पूछा गया है, तो आप कंक्लूजन ऐसे में रिक्वायरमेंट है कंक्लूजन, विदाउट कंक्लूजन आप मार्क्स अच्छा नहीं प्राप्त कर पाओगे। लेकिन यहाँ आपका टारगेट ये नहीं है कि उस चीज को कंक्लूड करना, आपका टारगेट है कि अधिक से अधिक टॉपिक आर्गुमेंट लिखना है। 4 में भी लिखो, अगेंस्ट में भी लिखो। आप टॉपिक को इंट्रोड्यूस कर सकते हो, दैट्स द थिंग कि इंट्रोडक्शन आप कर सकते हो, अदरवाइज इंट्रोडक्शन भी नहीं करो। मैं तो इंट्रोडक्शन भी नहीं, मैंने दोनों बार लिखा है। जब ऑब्वियसली जब मैंने एग्जाम दिया था तो मैंने दोनों बार क्वालिफाई किया, लेकिन पहला बार मैं इंटरव्यू में नहीं गया था। लेकिन मैं दोनों तब मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं था कि क्या होता है ये सारी चीज़ें, एक्चुअली मुझे आइडिया ही नहीं था। स्टिल मैंने नहीं लिखा था, मुझे ठीक-ठाक मार्क्स मिल गया था। उसके बावजूद भी मैं जो लंबे समय में मैं देख रहा हूँ, तो मैं एटलीस्ट अपने स्टूडेंट को जिनको भी मैं क्लासरूम में जो इलाहाबाद में मैं पढ़ाता था, तो वहाँ भी मैं किसी कैंडिडेट को नहीं बोलता था कि कंक्लूजन नहीं लिखना है। और बहुत सारे कैंडिडेट हैं, बहुत अच्छे मार्क्स प्राप्त किए हैं और ठीक है। तो ये आपको कंक्लूजन देने के लिए ऑलरेडी 4 ऐसे है। आप यहाँ क्या करना है कि आपको वैलिड आर्गुमेंट प्रेज़ेंट करना है। ओके? तो आप इसको देखो, टॉपिक को, इसको समझो। मैंने एक राइट अप आपको प्रोवाइड किया है। कुछ भी क्वेश्चन्स क्यूरी होता है तो आप हमें मैसेज करो, कॉल मत करना। मैसेज करो 8527146498 या फिर आप टेलीग्राम नंबर 7404909669
जिनको देखो टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुका है 2021 का, तो जो पेपर 1 का पहला टेस्ट जो है अपलोड हो चुका है पेपर 1 का, तो वो आपका फ्री है सबके लिए, आप उसको दे सकते हो केन स्टडीज़ पे जाकर के। जो लोग ऑलरेडी रजिस्टर हैं, तो वो तो अपना लॉगिन करके दे सकते हैं। जो लोग ऑलरेडी रजिस्टर नहीं हैं, तो वो रजिस्टर करके और आप टेस्ट दे सकते हैं और आपका रेगुलर टेस्ट जो है, वो चलेगा। ओके, थैंक यू।